हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल मनीष एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत देखेंगे, जिसमें पहले हम थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे और फिर इसी टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टॉपिक से कई प्रश्न आने के चांसेस होते हैं। और शुरू करने से पहले आप सभी भाई बहन आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और आपकी बेहतर तैयारी जारी रह सके। और जो भाई बहन नए हो, प्लेलिस्ट में जाकर पहले की वीडियो ज़रूर देखें, काफ़ी महत्वपूर्ण है, वहाँ से भी कई प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत यानी लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। इसमें दिया गया है कि कोहलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। यानी कोहलबर्ग अमेरिका के रहने वाले थे और इन्होंने ही नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। आप फिगर में देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है नैतिकता यानी मोरलिटी। चलिए इसके अर्थ को हम समझ लेते हैं। यह वह गुण है जिसमें हमें सही और गलत की पहचान होती है। अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे दिया गया है, कोहलबर्ग अपने प्रयोगों में छोटी कथाओं को उपस्थित कर उससे संबंधित नैतिक समस्याओं के संबंध में प्रश्न पूछते थे। उनके द्वारा पूछे जाने वाली लघु कथाओं में से एक लघु कथा निम्न। जो लोग पहले कभी लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को पढ़े होंगे वो यह जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक लघु कथा दी गई है जिसे कोहलबर्ग द्वारा बच्चों को सुनाया गया, जिसमें था कि यूरोप में एक महिला मौत के कगार पर थी। डॉक्टरों ने कहा कि एक दवाई है जिससे शायद इसकी जान बच जाए। तो एक तरह का रेडियम था जिसकी खोज उस शहर के एक फार्मासिस्ट ने तभी की थी। दवाई बनाने का खर्च बहुत था और दवाई वाला दवाई बनाने के खर्च से 10 गुना ज़्यादा पैसे मांग रहा था। उस औरत का इलाज करवाने के लिए उसका पति हिंज उन सबके पास गया जिसे जानता था। उसे केवल कुछ पैसे ही उधार में मिले जो कि दवाई के दाम से आधे ही थे। उसने दवाई वाले से कहा कि उसकी पत्नी मरने वाली है और वो दवाई सस्ते में दे दे, वह उसके बाकी पैसे बाद में दे देगा। फिर भी दवाई वाले ने मना कर दिया। दवाई वाले ने कहा कि मैंने यह दवाई खोजी है, मैं इसे बेचकर पैसे कमाऊंगा। तब हिंज ने मजबूर होकर उसकी दुकान तोड़कर वो दवाई अपनी पत्नी के लिए चुरा ली। इस कहानी के आधार पर कोहलबर्ग ने दो बातों पर बल दिया, जिसमें पहला हो जाएगा नैतिक दुविधा। चलिए इसे समझ लेते हैं। सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक दुविधा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप समझिए। हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी और चोरी नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। इसे ही नैतिक दुविधा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा दिया गया है नैतिक तर्कणा। इसे समझ लेते हैं। दो विचारों के मध्य सही और गलत का चयन करना, यानी दो विचारों के बीच क्या सही है क्या गलत है उसी पे विचार करना। जैसे समझिए, सही और गलत में से किसी एक को चुनना। जैसे हिंज ने चोरी को चुना, यानी हिंज ने नैतिक तर्कणा किया और अपनी बीवी को बचाना उचित समझा। दिया गया है, कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 स्तर एवं 6 उप अवस्थाएं बताई थीं, या उप अवस्थाएं कर लीजिएगा। इसमें पहला स्तर हो जाएगा पूर्व रूढ़िगत नैतिक अवस्था, अन्य नाम भी हैं जिसे पूर्व प्रथागत नैतिकता का स्तर कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए इसे हम समझ लेते हैं। जिसमें दिया गया है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की यह अवस्था 4 से 10 वर्ष तक चलती है। कहीं कहीं किताबों में 3 से 10 वर्ष भी दी गई है, तो अगर जो ऑप्शन में होगा वही आप टिक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इस अवस्था में छात्रों का नैतिक विकास ना के बराबर होता है, यानी कि नैतिक विकास इस स्तर पर बहुत कम होता है, यानी ना के बराबर। आगे दिया गया है, अर्थात बालक इस अवस्था में सही और गलत के मध्य अंतर को समझने में असमर्थ होता है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसमें और भी पॉइंट याद रखिएगा। इस स्तर पर नैतिकता दूसरों से निर्धारित होती है और इस स्तर पर नैतिकता दबाव पर भी होती है। इसे कहा जाता है कि यह स्तर नैतिक विकास का निचला स्तर होता है। ये आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की इस अवस्था को 2 भागों में विभाजित किया है। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन सी हो जाएंगी। जिसमें पहला दिया गया है दंड और आज्ञा पालन। चलिए इसे हम समझ लेते हैं। इस प्रकार छात्र सही गलत के मध्य के अंतर का चयन उनके प्रति दूसरों के व्यवहार के अनुसार करते हैं। अर्थात अगर वह गलत कार्य करते हैं तो उन्हें घर वाले से दंड प्राप्त होता है, और अगर वह कोई अच्छा काम करते हैं तो उन्हें किसी व्यक्ति
द्वारा पुरस्कार या तारीफ सुनने को मिलता है। यानी इस अवस्था में बालक दंड से बचने के लिए माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा आत्म अभिरुचि और प्रतिफल अभिमुखता। चलिए इसे समझ लेते हैं। इस अवस्था में छात्र अपने रुचि के अनुसार आज्ञा का पालन करते हैं एवं वह कार्य अधिक करते हैं जिससे उन्हें उस कार्य को करने से अधिक फल प्राप्त हो सके। यानी कि इसे कह सकते हैं यह पुरस्कार की अवस्था है। इस अवस्था में बालकों के अंदर पुरस्कार पाने का प्रेरक होता है और बालक पुरस्कार के आधार पर ही नैतिकता का पालन करता है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। और पॉइंट हो जाएगा दोस्तों, उसे भी याद रखिएगा। इस अवस्था को स्वकेंद्रित अवस्था भी कहा जाता है। और एक पॉइंट ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस अवस्था को जैसे को तैसा भी कहा जाता है। जैसे कि समझिएगा, अगर मेरा खिलौना तोड़ोगे तो मैं तुम्हारा खिलौना भी तोड़ दूंगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा दिया गया है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, और इससे कुछ अन्य नाम भी हो जाएंगे जैसे दोस्तों परंपरावादी नैतिकता स्तर या प्रथागत नैतिकता का स्तर। तो ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसके अंतर्गत छात्र अधिक सामाजिक होते हैं, अर्थात वह ऐसे कार्य करते हैं जिससे समाज से उन्हें सम्मान प्राप्त हो सके। इस आयु में छात्र दूसरे व्यक्तियों की नैतिकता के स्तर को अपने अंदर समाहित या अनुकरण कर लेते हैं। इसका अर्थ समझिए, इस अवस्था में बच्चा दूसरे के मानकों को अपने अंदर समाहित कर लेता है, पाने से ज़्यादा दूसरे के बातों को महत्व देना शुरू कर देता है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। और भी कुछ पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इस स्तर पर नैतिकता का सर्वाधिक विकास होता है। और अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा, इस स्तर पर नैतिकता नियमों से निर्धारित होती है। वह नियम परिवार के हो सकते हैं या समाज के भी हो सकते हैं। और अगला पॉइंट एक और ध्यान रखिएगा, इस स्तर की नैतिकता व्यवस्था को बनाने पर आधारित होती है। आगे दिया गया है, इस अवस्था को कोहलबर्ग ने 2 भागों में विभाजित किया है। यानी इस स्तर को 2 अवस्थाओं में बांटा गया है, जिसमें पहला पॉइंट दिया गया है अच्छा लड़का या लड़की बनने की उन्मुखता। इसमें दिया गया है इस अवस्था में छात्र या छात्राओं में अच्छा बनने की होड़ होती है। तो इसका अर्थ समझिए, इस अवस्था में बालक का नैतिक व्यवहार बड़ों व माता पिता के नियमों पर आधारित होता है तथा बालक आपसी व्यवहार व संबंधों पर आधारित प्रशंसा प्राप्त करने के लिए नैतिकता का पालन करता है। दूसरे अर्थों में समझिए, इस अवस्था में बच्चे अपने पेरेंट्स की नज़र में अच्छा दिखना चाहते हैं, उनकी बात मानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट दिया गया है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। चलिए इसे समझ लेते हैं। इसमें बच्चा कानून और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है, क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट पार करते हुए, इसलिए वह ऐसा नहीं करेगा। इस तरह समझिए, इस अवस्था का पालन समाज के नियमों पर पालन करता है तथा समाज के प्रति आदर व्यक्त करने के लिए नैतिकता का पालन करता है, जिससे समाज की व्यवस्थाएं बनी रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा दिया गया है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता। इसके कुछ अन्य नाम हो जाएंगे, वो भी हम ध्यान रखते हैं। जैसे हो जाएगा उत्तर प्रथागत या उत्तर प्रथागत परंपरागत नैतिकता का स्तर, या उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, या उत्तर परंपरावादी नैतिकता का स्तर। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए इसे हम समझ लेते हैं। इसमें डिसीजन खुद से लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए कि क्या सही है और क्या गलत। इसकी 2 अवस्थाएं हैं, और 2 अवस्थाओं से पहले कुछ और पॉइंट ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस स्तर की नैतिकता स्वयं से निर्धारित होती है। और अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा, इस स्तर पर नियति के आधार पर नैतिकता देखी जाती है। और एक पॉइंट ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस स्तर पर नैतिकता लोक कल्याण पर आधारित होती है। आगे 2 उप अवस्थाएं देख लेते हैं। इसमें पहला दिया गया है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। इसे सामाजिक समझौते की अवस्था भी कहा जाता है। तो चलिए इसे हम समझ लेते हैं। इसमें हो जाएगा, इस अवस्था में छात्र समाज के नीति नियमों को अपनाने लगते हैं, समाज के प्रति अपने व्यक्तित्व एवं व्यवहार में उचित परिवर्तन करने लगते हैं। यानी इस स्तर की नैतिकता लोगों के कल्याण बहुसंख्यक की इच्छा पर आधारित होती है। यहाँ पर उपयोगिता का ध्यान दिया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा दिया गया है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की उन्मुखता, या इसे आंतरिक विवेक की अवस्था भी कहा जाता है। चलिए इसे हम समझ लेते हैं। इसमें किशोर दूसरे के विचारों से नहीं बल्कि खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। यह उच्च सामाजिक स्तर की नैतिकता होती है। यानी कि यह नैतिक विकास की सबसे उच्च अवस्था होती है, क्योंकि यहाँ पर नैतिकता स्वयं से विकसित होती है।
एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस स्तर पर नैतिकता तर्क एवं विवेक पर अधिक कार्य करता है और यह उच्च सामाजिक स्तर की नैतिकता होती है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे हम इसी टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? जिसमें ए ऑप्शन दिया गया है सुदृढ़ीकरण सिद्धांत, बी ऑप्शन दिया गया है नैतिक विकास का सिद्धांत, सी ऑप्शन दिया गया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, डी ऑप्शन दिया गया है अनुलग्न सिद्धांत। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, गलत मत कीजिएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था, जो एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के विचार के डैश स्तर हैं, जिसमें ए ऑप्शन दिया गया है 3, बी ऑप्शन दिया गया है 4, सी ऑप्शन दिया गया है 2 और डी ऑप्शन दिया गया है 8। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 3। लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 स्तर और नैतिक विकास के 6 उप अवस्थाएं बताई थी। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न दिया गया है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 6 चरणों में से पहला चरण निम्नलिखित में से कौन सा है? जिसमें ए ऑप्शन दिया गया है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, बी ऑप्शन दिया गया है अच्छे पारस्परिक संबंध, सी ऑप्शन दिया गया है सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार और डी ऑप्शन दिया गया है आज्ञाकारिता और दंड। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, आज्ञाकारिता और दंड। इसमें आपको बताया गया है कि इस अवस्था में बालक दंड से बचने के लिए माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न दिया गया है, कोहलबर्ग के अनुसार अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास इंगित करता है। जिसमें ए ऑप्शन दिया गया है पूर्व पारंपरिक नैतिकता, बी ऑप्शन दिया गया है उत्तर पारंपरिक नैतिकता, सी ऑप्शन दिया गया है परंपरागत नैतिकता और डी ऑप्शन दिया गया है सापेक्ष नैतिकता। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, परंपरागत नैतिकता का स्तर। यह लॉरेंस कोहलबर्ग की तीसरी उप अवस्था है, जिस उत्तम लड़का या उत्तम लड़की की उन्मुक्ता की अवस्था या प्रशंसा की अवस्था कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस अवस्था में बालक का नैतिक व्यवहार बड़ों व माता पिता के नियमों पर आधारित होता है तथा बालक आपसी व्यवहार व संबंधों पर आधारित प्रशंसा प्राप्त करने के लिए नैतिकता का पालन करता है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न दिया गया है, रोहित ने अजय की डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर था। यह कथन कोहलबर्ग के सिद्धांत के किस स्तर का वर्णन करता है? जिसमें ए ऑप्शन दिया गया है पूर्व परंपरागत स्तर, बी ऑप्शन दिया गया है परंपरागत स्तर, सी ऑप्शन दिया गया है उत्तर परंपरागत स्तर, डी ऑप्शन दिया गया है पूर्व संक्रियात्मक स्तर। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी पूर्व परंपरागत स्तर। और यह आपको भी बताया गया है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न दिया गया है, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? जिसमें ए ऑप्शन दिया गया है पूर्व पारंपरिक अवस्था, बी ऑप्शन दिया गया है पारंपरिक अवस्था, सी ऑप्शन दिया गया है पश्चात पारंपरिक अवस्था और डी ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी पूर्व पारंपरिक अवस्था। इस अवस्था में नैतिकता दूसरों से निर्धारित होती है या दबाव से निर्धारित होती है और यह नैतिकता का सबसे निचला स्तर होता है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न दिया गया है, राधा अपने बच्चे आद्विक से घर का काम पूरा करने के लिए कहती है। वह पूछता है कि इससे उसे क्या फायदा होगा? कोहलबर्ग के अनुसार आद्विक विकास की किस अवस्था में है? इसमें ए ऑप्शन दिया गया है आज्ञाकारिता और दंड अभिन्यास, बी ऑप्शन दिया गया है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सी ऑप्शन दिया गया है व्यक्तिवाद और विनिमय, डी ऑप्शन दिया गया है सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी आज्ञाकारिता और दंड अभिन्यास। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न दिया गया है, फातिमा तर्क करती है कि आपको ईमानदार होना चाहिए क्योंकि इससे आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। फातिमा कोहलबर्ग के नैतिक चिंतन के किस स्तर में है? जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है सामाजिक अनुबंध अभिनवीकरण,
दूसरा ऑप्शन दिया गया है कानून व्यवस्था अभिनवीकरण। तीसरा ऑप्शन दिया गया है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरण। और चौथा ऑप्शन दिया गया है दंड आशा पालन अभिनवीकरण। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरण। इस अवस्था में बच्चे अपने पेरेंट्स की नज़रों में अच्छा दिखना चाहते हैं, जिसके लिए उनकी बातें मानते हैं। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न दिया गया है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है। जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है प्रथा पूर्व चरण, दूसरा ऑप्शन दिया गया है अमोद संक्रियात्मक चरण, तीसरा ऑप्शन दिया गया है प्रथागम चरण और चौथा ऑप्शन दिया गया है उत्तम प्रथागम चरण। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला प्रथा पूर्व चरण। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न दिया गया है कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर। दूसरा ऑप्शन दिया गया है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। तीसरा ऑप्शन दिया गया है व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। और चौथा ऑप्शन दिया गया है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा में उन्हें शामिल करके। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी भाई बहन जो नए हों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और आपकी बेहतर तैयारी जारी रह सके। और इस वीडियो की PDF तथा सभी अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। या टेलीग्राम पे आप मनीष एकेडमी सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे यहाँ की लिखा हुआ है। तो आज की वीडियो कैसी रही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।